आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इन एक्सरसाइज में किन किन टर्म्स का यूज होगा। तो इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, एक ये भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं और दूसरी है अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो या एक खुद और इसके अलावा यानी कोई तीसरी संख्या, किसी तीसरी संख्या से जो संख्या विभाजित होती है वो होती है भाज्य संख्याएं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 4, तो 4 देखो किससे किससे विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से खुद से होगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। ऐसे ही हम ले लेते हैं 6, तो 6 देखो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से तो होगा ही। तो ये संख्याएं जो होती हैं ये कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2 देखो 1 से कटेगा और 2 से विभाजित होगा। उसके अलावा 3, ये 1 से होगा और 3 से होगा। फिर आता है 5, ये 1 से होगा और 5 से होगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो भाज्य संख्याएं में देख लेते हैं क्या क्या आता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह ये सारी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह की जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। यहां पर देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक जो होता है ये ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। भाई मैंने क्या कहा कि एक और खुद, तो इसमें केवल एक ही तो है, ये खुद भी एक है और एक ही है। तो इसका मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये अभाज्य भी नहीं है। और भाज्य में तो ये 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो ये 2 से ज्यादा संख्याओं से भी विभाजित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये भाज्य भी नहीं है। तो एक अगर आता है तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिर देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये आता है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं, समझ लो पहले बात, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया गया 24। अब ये कहा गया कि 24 का अभाज्य गुणनखंड करो। 24 का अभाज्य गुणनखंड तो हम कैसे करेंगे? 24 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना हो तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर कैसे होगा? फैक्टर 24 सबसे पहले इसको हम 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, ये हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 से करो, ये हो जाएगा 2 3 6, फिर ये हो जाएगा 3 1 3। यानी 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ देखो ये जो 2 हैं चाहे जितनी बार ये आ सकते हैं, लेकिन अभाज्य होने चाहिए। यहाँ पर देखो 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर दिक्कत यह आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन इससे विभाजित होगी, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत ही आसान से बता देता हूं कि 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए जान लो कि अगर कोई भी संख्या है और उसके इकाई का अंक सम है, इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम लिख लेते हैं 5224। अब देखो लास्ट में क्या आया? 4 आया। तो हम क्या बताएं कि अगर इन संख्याओं 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे हो गया 7536। अब देखो ये लास्ट में 6 आया, तो 6 अगर आया तो ये संख्या क्या होगी? पूरी 2 से विभाजित होगी। ये संख्या क्या होगी? पूरी 2 से विभाजित होगी। फिर देखो 3 से क्या होता है? 3 से विभाजित संख्या है। 3 से विभाज्य कौन कौन से होता है? 3 से विभाज्य संख्याएं, जैसे अगर कोई भी संख्या दी गई
तो उनके यूनिट जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। जैसे हम छोटी संख्या लेके चलते हैं कि 1 2 3 ये संख्या लेके चलो। अब ये बताना क्या ये 3 से विभाजित होगी, केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो यहां क्या करोगे, जो जितनी संख्याएं डिजिट्स हैं उनको सम कर लो। 1 + 2 + 3 जोड़ने पे क्या आएगा, 3 2 5 1 6। तो 6 देखो 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। कोई भी संख्या लेके देख लो, जैसे अगर आ गया 956। अब यहां पर क्या करेंगे हम, 9 + 5 + 6 ऐड करो भैया, 9 6 15 5 20। तो 20 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्लियर है। फिर देखो 4 से विभाजित संख्या है, हम 4 से कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या विभाज्य है। 4 से विभाजन का रूल ये होता है कि वैसे 4 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम 4 का नहीं देखते, हम सीधा 5 का देख लेते हैं। तो 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी, 5 से विभाज्य संख्याएं होती हैं जो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 6530, 2625। तो देखो इकाई का अंक 0 या 5 कुछ भी आए, अगर 0 आता है तो भी ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, और 5 आता है तो वो भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक और बता देते हैं 7 से। तो 7 से विभाज्य संख्या, ये रूल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दे दी गई 91। ये चीज देखिएगा कि 7 के ऊपर जाइएगा, 7 जहां तक 70 तक तो आप समझ जाएंगे। उसके ऊपर का देखिए कि जैसे 91 दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 9 माइनस जो इकाई का अंक होगा उसको 2 से गुणा करके पहले वाले अंक में से जितने भी अंक होंगे उनमें से घटा दिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 1 2, तो 9 में से 2 गया 7, तो ये 7 से विभाज्य, तो इसका मतलब 91 भी 7 से विभाज्य होगा। समझिएगा बात कि जो इकाई का अंक होगा उसको 2 से गुणा करके जो पहले जितने भी अंक होंगे उसमें से माइनस करके देखिए, अगर वो 7 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा। जैसे हम देख लेते हैं 343। अब 343 के बारे में क्या करेंगे, तो पहले तो 34 लिख दो माइनस, और 3 को 2 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 3 दूनी 6। 34 में से 6 घटाइए, कितना हो जाएगा, 34 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 28। तो 28 देखो 7 से विभाजित है, 7 चौक 28, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये बात आ रही समझ में। तो इस तरह से होता है। फिर देखो एक चीज और आता है, फिर आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पे। क्या होता है कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो हम पहले की एक्सरसाइज में यूक्लिड के रूल से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना पढ़ लिए हैं। यहां पर कैसे हम करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे दे दिया गया 14 और 16। इसका कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका गुणनखंड कर लो। 14 का गुणनखंड करोगे, 14 2 से विभाजित होगा, 14 का गुणनखंड करो, 14 2 से विभाजित होगा, तो ये हो जाएगा 2 सते 14 और 7 इक्के 7, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 7, ये हो गया। उसके बाद 16 का गुणनखंड कर लो। 16 का अगर करोगे तो इसी तरह से 16 का भी हो जाएगा, कितना 2 से होगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इक्के 2, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 की घात से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4। तो देखो क्या होना है कि यहां पर अगर हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम एक ये चीज देखो कि अगर जैसे हमें मान लो कि 16 और 24, एक तरीका ये देख लो, अगर मान लो हमें 14 और 16 का एलसीएम निकालना है, 14 और 16, तो ये दोनों संख्याएं 2 से हैं, तो यहां पर देखो 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 7, ये 2 चौक 8, फिर 2 से करो ये हो गया 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे ये हो गया 7, ये हो गया 2, फिर यहां से करेंगे ये हो गया 7 और ये हो गया 1, कितना हो गया, फिर 2 सते 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, सॉरी, तो यहाँ हो गया 7 और ये हो जाएगा 7 इक्के 7। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जो एक ये आ गई 2 की घात 4, यहाँ पे देखो 2 की घात 4 और गुणे 7। तो एलसीएम में देखो हम क्या करेंगे, एलसीएम में क्या होता है कि जितनी भी चीजें कॉमन हैं वो तो लिखनी ही है, जैसे ये लिख गया 2, ये तो कॉमन है, और जो चीजें कॉमन नहीं है उनको भी लिख देना। जैसे ये हो गया 2 की घात, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा गुणे 7 यहां से।
अब इनका गुणा कर लो, जो आएगा वो एलसीएम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 सत्ते करके देख लो भैया, 7 छंग 42 के 2 हासिल है 4, 7 1 के 7, 7 4 11 यानी 112। ये हो गया इसका एलसीएम। यही चीज देखो एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में केवल वही लिखना है जो कॉमन है, एचसीएफ में वही लिखना जो कॉमन। तो देखो 2 दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एक चीज और यहां पर समझ में आ गया होगा, एक चीज और की एक एग्जांपल और देखो। अच्छा, जैसे हमको दिया गया कि 2 संख्याएं दी गई, कौन कौन सी, एक हो गया, छोटी संख्या लेके चलते हैं, मान लो एक 4 है और एक 6 है, ये संख्या हो गई। और इसका कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो एलसीएम और 4 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो हो गया 2 दूनी 4, 6 का करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 2 तिहाई 6, ये हो गया। अब ये कहा गया इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ 4, 4 एंड 6, इसका एलसीएम देखो। तो एलसीएम में क्या बताया, जो चीजें कॉमन है वो लिखोगे और जो चीजें कॉमन नहीं है वो भी लिख दोगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 3, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6, तो एचसीएफ में केवल वही चीजें लिखनी है जो कॉमन है। तो यहां पर देखो 2 कॉमन है दोनों में, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। एक चीज मैंने ये देखा, जब ये सारी चीजें कर ली तो मैंने ये देखा कि जो पहले संख्याएं दी थी उनका मैंने गुणा किया, तो अगर मैंने इनका गुणा किया तो 4 गुणे 6, ये करने पे भी 24 आया। और इनका जो एलसीएम और एचसीएफ आया, इनका गुणा किया तो इनको करने पर भी कितना आया, 24 आया। तो एक सूत्र यहां से ये बन जाता है कि 2 संख्याओं का लासा गुणे मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कहने का मतलब क्या है, यानी संख्याओं का गुणनफल। यहां पर हम इसे ऐसे लिख लें, मान लो ये ए हो और ये बी हो, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लासा गुणे मासा। तो ये हो गया फॉर्मूला, समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और छठा 7429। तो अभाज्य गुणनखंड बेसिक पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आसानी से कर लेंगे। देखो जैसे पहला दिया गया है 140, तो 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 140 लास्ट में 0 है यानी ये 2 और 5 दोनों से कटेगा, तो हम पहले 2 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये हो गया 0, फिर 70 आया यानी भी 0 है लास्ट में, फिर 2 से होगा तो 2 तिहाई 6, 1 बचा यानी 2 पंचे 10। अब देखो लास्ट में 5 आया तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, 5 के लिए होना चाहिए 5 से कटेगा तो यहां से हो जाएगा 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, क्योंकि लास्ट अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होता, और लास्ट में फिर आ गया 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाई 2 बार है 2 तो 2 की घात 2 लिख दो, गुणे 5 और गुणे 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर 156 का देखो, दूसरा देखो 156 का दूसरा दिया गया है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का भी ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अठे 16, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से फिर 8 आया, फिर 2 से ये विभाजित होगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखो
3 और 9, तो 3 और 9 कितना होता है? 3 और 9 12, तो 12 जो है वो 3 से विभाजित है, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 13 तो अभाज्य संख्या है ही है, तो ये 13 हो गया। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? दो बार है तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला देखो 3825। अब देखो 3825, तीसरा देखो 3825, इसका हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इसका हम कर लेते हैं। 3825 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 3 बचा, 38 में 3 बचा, तो ये हो गया 32, तो 5 36, फिर 2 बचा, 5 पंचे 25, 2 बचा यानी 25 हो गया। फिर 5 से करो तो ये हो जाएगा 5 इक्के 5, कितना बचा? 2 बचा यानी 25, तो ये हो जाए 26 हो गया। या 5 पंचे 25, 2 बचा यानी इसके पास गया तो 26 हो गया, 5 पंचे 25, फिर 1 बचा तो यानी 15 हो गया, तो हो गया 5 यहीं 15। अब देखो यहाँ देखो ये किससे विभाजित होगा? 3 है लास्ट में, 2 से तो होगा नहीं, तो 5 3 8 1 9, यानी इसका मतलब ये 3 से होगा, तो हो गया 3 पचे 15, 3 इक्के 3। अब 51 किससे होगा? 5 और 1 6, यानी 6 3 से विभाजित, ये भी 3 से होगा, तो हो जाएगा 3 इक्के 3, 3 सते 21, फिर ये हो गया 17, 17 तो अभाज्य है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 2 बार है तो 5 की घात 2, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, और उसके बाद फिर 17 17। ये चीज याद रखिए कि इसके सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम इसको अगर हम इस तरह से लिखते, 3 पहले लिख देते, 5 बाद में लिख देते, तब भी गुणा करने पर आंसर यही आता ना। तो इसलिए इसका ये क्या है कि इसको हम इस तरह मतलब किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। चाहे इसको इस तरह से लिख दो, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी इसके सीक्वेंस बदलने से इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो अगली संख्या दी गई है 5005, चौथी संख्या दी गई 5005। तो एक चीज देखो कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो हम इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 5005 को का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 5 है तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित होगा, तो हो जाएगा 5 इक्के 5, ये हो गया 0 0 और ये हो गया 1, 5 इक्के 5। तो 5 से क्योंकि लास्ट में क्या बताया था कि अगर यूनिट डिजिट क्या हो, अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 हो तो वो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। फिर देखते हैं ये किससे होगा? 11 से। देखो 11 का रूल क्या है? 11 का रूल ये होता है, ये भी समझ लो, 11 का रूल ये होता है कि अगर इनके हम एक प्लेस छोड़ के एक का ऐड करें, 1 प्लस 0, फिर माइनस कर दो, फिर ये दूसरे प्लेस के जो नंबर, यानी पहले ये जो सम स्थान के नंबर होंगे उनको, विषम स्थान के नंबर होंगे उनको जोड़ लो, फिर सम स्थान के जो नंबर होंगे उनको जोड़ लो और दोनों को माइनस। अगर यहाँ 0 या कोई 11 का गुणनखंड आता है, गुणा जाता है, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ से देखो ये 11 से हो जाएगा, 11 9 99, 1 बचा, यानी इसके पास गया 11, ये हो गया 11। फिर 91 देखो, 91 के लिए क्या बताया था? 91 का रूल ये बताया था कि इकाई का अंक यहाँ रख लो, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 से तो नहीं हो रहा, तो 9 हो गया माइनस 1 गुणे इसको 2 से गुणा कर लो, तो 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया 7, यानी इसका मतलब ये 7 से विभाजित होगा। तो कितना हो जाएगा? अगर ये करने पर अगर यहाँ 7 का कोई गुणा जाता है तो इसका मतलब वो संख्या 7 से विभाजित होगी, तो हो जाएगा 7 21 7, 7 21 और 13 तो अभाज्य संख्या है ही है, तो ये हो गया 13 इक्के 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कहने का मतलब ये सीक्वेंस कुछ भी हो, आप चाहे 11 पहले लिख दो, 7 बाद में लिख दो, या 5 लास्ट में लिख दो, तो सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया था 7429, 7429। तो 7429 करने के लिए देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पेपर में कम आते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये अभी तक मैंने आपको 11 तक के रूल बताए, तो 11 तक ये विभाजित नहीं है। यहाँ क्या होगा? ये विभाजित होगा 23 से। तो यहाँ पर 7429, कितना? 7429 को
किससे करेंगे हम? 23 से। तो कितनी बार जाएगा? अगर 7429 को करेंगे तो ये हो जाएगा 323 बार ये होगा। उसके बाद 323 जो है ये 19 से विभाजित होगा, तो 19 का हो जाएगा। फिर 17 से करो तो ये हो जाएगा 17 × 17। करके देख लेना, गुणा करके देख लो सब कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 23 × 19 या × 17। इसको सीक्वेंस में लिख लो। क्या हो जाएगा? सबसे पहले छोटी संख्या 17, फिर उससे बड़ी 19, फिर उससे बड़ी 23। तो इस तरह से ये इसका सीक्वेंस लिखा जाता है। ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन लगा के देखिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लग सके कि हाँ, ये 2021 की जंग की तैयारी हो रही है और आप सब लोग मिलकर जंग की तैयारी कीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।